धामा जी एक प्योर ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जबकि केमिकल बेस में लोगों का कैंसर पेशेंट, डायबिटीज़, हार्ट पेशेंट, तो इनका जो रुझान आया तो ऑर्गेनिक खेती पे, तो इनसे हम जान के लेते हैं। आज धामा जी से पल्ला गांव दिल्ली पहुंचे, तो ये हमको ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताएंगे, उसके लाभ। और सुनने में आता है कि जब कोई ऑर्गेनिक खेती करता है तो उसकी फसल पहले प्रोडक्टिविटी उत्पादकता कम हो जाती है, और कहते हैं कि वो 3 साल के बाद उसका रिकवरी होती है। और ऐसा है, अभी जाते ये खुद ज़्यादा में काम करें, धामा जी बताएंगे सर, बताइए सर। देखिए क्या है, ऑर्गेनिक खेती कोई इतना बड़ा वो विषय नहीं है। ऑर्गेनिक खेती हमारे पूर्वज भी कर रहे थे। जब से पशुपालन कम हुआ है तब से ही ऑर्गेनिक खेती में केमिकल्स की मात्रा बढ़ती चली गई है। लोगों ने क्या किया हुआ है, केमिकल फार्मिंग भी ढंग से नहीं कर रहे हैं, केमिकल का यूज़ की जगह अब्यूज़ कर रहे हैं। ये केमिकल्स जो हमारे लिए बनाए गए थे वो हमारे फ़ायदे के लिए बनाए गए थे, पर लोगों ने उसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। जो बेस था खेती का वो लोगों ने ख़त्म कर दिया। अब खेती में लोग क्या कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनिक कार्बन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब आप बार बार किसी भी ज़मीन पे आप खेती करोगे तो उसका ऑर्गेनिक कार्बन कम होगा, क्योंकि आपने खेती की है तो ज़मीन से आप कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन निकाल रहे हैं। उसके बदले आप ज़मीन को क्या दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं, आप केमिकल दे रहे हैं। केमिकल ज़मीन को थोड़ी सुधार रहा है, केमिकल से प्लांट को एक बूस्ट कर रहा है। जैसे हम ग्लूकोन डी पी लेते हैं ना थोड़ा सा, जब हमें मतलब गर्मी में हम परेशान हो जाते हैं, थोड़ा ग्लूकोन डी पी लेते हैं तो अच्छा लगता है। तो प्लांट को आपने ये कहा कि पैदावार हमारी आधी होती है। देखिए पैदावार हमारी बिल्कुल आधी होती है, इसीलिए वो सच है, आधे से भी कम होती है। केमिकल से ऑर्गेनिक मारेगा तो आधी हो जाती है, 3 साल बाद रिकवर होगा। वो होगी, क्योंकि देखिए आप पहले उस ज़मीन पे आप वो खेती कर रहे हैं, हर साल लगातार आप सेम फसल उस पर कर रहे हैं। तो मैं आपको अभी बता रहा था, जैसे कि जो हमारे 18 पोषक तत्व होते हैं प्लांट के लिए, जो पोषक तत्व जो एलिमेंट होते हैं, उसमें पर्टिकुलर फसल पर्टिकुलर न्यूट्रिशन उठाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि 18 के 18 उठाएगी, 18 में से 4-5 न्यूट्रिशन ज़्यादा उठाएगी। जैसे मैंने पालक का आपको एग्जांपल दिया, तो वो आयरन ज़्यादा खींचती है। तो उस हिसाब से ही खेती को, जब हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो हम उसको खाली ऑर्गेनिक खेती मोनोक्रॉपिंग में नहीं करते। इसलिए ना अनाज की लोग खेती कर रहे हैं जैविक, तो उनकी पैदावार गिरती है। वो पैदावार गिरेगी, वो इसलिए गिरेगी क्योंकि वो अनाज की खेती कर रहे हैं। दूसरा, उनका जीवांश कार्बन है उस लेवल तक पहुंचा नहीं है। 3 साल के अंदर वो जीवांश कार्बन जब वहाँ तक पहुँचेगा जब होना चाहिए, सारे पोषक तत्व ज़मीन में पूरे हो जाएंगे, तो पैदावार ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। क्योंकि जो ज़मीन के अंदर पोषक तत्व होता है ना, वो प्लांट उसको धीरे धीरे लेता है। ये ऐसा है कि हम डेली जो खाना खा रहे हैं, और जो केमिकल फार्मिंग ऐसा है कि हमने मतलब जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट पड़ा होता है तो उसको हमने ग्लूकोज लगा दिया तो उसको वो खाना मिल गया। तो केमिकल और जैविक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। लोग क्या है, खेत का जीवांश कार्बन नहीं देखते हैं कि हमारे खेत में क्या जीवांश कार्बन है, और उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं जैविक खेती से कि हमारी पैदावार दुगनी हो जाए। वो दुगनी नहीं होगी। या तो आपको सह फसली अपनानी पड़ेगी, जिसको मिक्स क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग या मल्टी लेयर क्रॉपिंग कहते हैं। जैसे हम भी अपने खेत में करते हैं, हम 1 एकड़ में 1 फसल नहीं लेते, हम एक साथ 5 से 10 फसलें लगाते हैं। ठीक है जी। उसमें मैं आपको जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने उसके अंदर एक जाल टाइप में बनाया हुआ है, जाल टाइप के ऊपर मल्टी लेयर किया हुआ है। देखिए मल्टी लेयर करना पड़ेगा, किसान को मल्टी लेयर करना पड़ेगा। देखिए क्योंकि आपका जीवांश कार्बन वहाँ तक पहुँचा नहीं पहुँचा ना, तो नहीं पहुँचा। तो एक बात बताइए, आप जब भी खेती करते हैं, आपका कभी हमने थोड़ा सा आप कैलकुलेट करके देखिए, अब ये मान लो यहाँ पे हमने पशु के लिए चारा भी लगा हुआ है, 50% से ज़्यादा अभी भी ज़मीन ये खाली पड़ी है। आप देखेंगे तो टोटल कल्टीवेबल जो लैंड होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, हम उसका कभी भी पूरा यूज़ नहीं करते। जब आप सिंगल क्रॉपिंग करते हैं ना, आप कभी भी पूरा खेत का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप हद से 15 से 25% ज़मीन यूज़ कर रहे हैं। 75% ज़मीन आपकी खाली है, जिसमें आप और भी फसल ले सकते हैं। दूसरा, इंटर क्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग का, मल्टी लेयर फार्मिंग का एक पॉजिटिव भी है। मान लीजिए आपकी कोई मंडी सेट नहीं है, आप मंडी में जाते हैं, घिया का आपका लौकी है, बॉटल गॉड जिसको कहते हैं, लौकी का आपका बाजार पिट गया, साथ में नीचे आपका पालक लगा हुआ है, उसी में नीचे आपकी कोई अदरक लगी हुई है, उसी में आपने टमाटर को ऊपर स्टैकिंग किया हुआ है, साइड में आपने और फसलें लगा रखी हैं बफर जोन में। तो आप एक फसल पे निर्धारित नहीं है। मान लीजिए मंडी अगर एक सब्जी की पिट जाती है तो आपके पास 4-5 सब्जियां हैं उसको काउंटर करने के लिए। सिंगल मोनोक्रॉपिंग में क्या होता है, मान लीजिए आपने घिया की खेती कर दी 1 एकड़ में और घिया का बाजार पिट गया, तो आपका टोटल नुकसान, किसान मर गया। तो किसान को जो है, देखिए ये पूरा एक मैनेजमेंट का खेल है। ठीक है, आपको अपनी लैंड को मैनेज करना है, आपको ये देखना है कि इसे 1 एकड़ से कितना निकाल सकते हैं, जितना आप इससे मैक्सिमम निकाल सकते हैं, फिर आपको इसमें वापस भी डालना है। जैसे हम खेती करते हैं, हमारा बायोगैस प्लांट आप देख रहे हैं, इसकी स्लरी को हम डायरेक्ट खेत में छोड़ते हैं, तो
गोबर को, इससे जो स्लरी निकलती है बायोगैस की, उसको सीधा उसमें हम छोड़ते हैं। और इस पे अभी एक मशीन लगाने जा रहे हैं जिससे बायोगैस की स्लरी का पानी अलग आ जाए, जिसको हम ड्रिप से चलाएं, और जो इसका सॉलिड पार्टिकल है उससे फिर हम बेड की टॉप ड्रेसिंग करेंगे। तो ये इससे हम लगे हुए हैं। और बायोगैस का हम देखिए, हमारे देश में इतना अच्छा क्लाइमेट है, बायोगैस के लिए सूटेबल क्लाइमेट है हमारे देश में, फिर भी हमारे यहाँ बायोगैस जो है वो अनसक्सेसफुल है। तो लोगों को समझना पड़ेगा। आप देखिए, बायोगैस से ये डिस्टिलेशन यूनिट आप देख रहे हैं, हम सब्जी की खेती नहीं कर रहे हैं, एसेंशियल ऑयल की भी खेती कर रहे हैं, एसेंशियल ऑयल एरोमेटिक प्लांट्स की भी खेती कर रहे हैं, जिससे हम डिस्टिलेशन कर सकते हैं। इस गैस को यूज़ करके इसको कर सकते हैं, ना हमें लकड़ी जलाएंगे। हाँ आ रहा हूँ, चल खेलेंगे। हाँ, अब ये देखेंगे गैस को हम यूज़ करके इससे डिस्टिलेशन कर लेंगे। अब हमें ना तो लकड़ी जलानी पड़ेगी ना एलपीजी। अब देखिए, जो कंपोस्ट निकलेगा वो हमारे खेतों के लिए हो गया। अब कितना अच्छा यूज हो जाएगा। अच्छा, जो आप बैगन उगाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा उसमें कीड़े निकलते हैं, तना छेदक और पत्ता छेदक, पिंक बॉल, उसको कंट्रोल करने का पेस्टिसाइड केमिकल का यूज करते हैं, जैविक केमिकल का यूज नहीं करते हैं सर। देखिए, जो पिंक बॉल वॉर्म आता है ना, वो उसमें बहुत कीड़ा लगता है, वो सीधा नहीं आता। वो एक सकिंग पेस्ट आता है, एक च्यूइंग पेस्ट आता है, कर ले, एक च्यूइंग पेस्ट आता है। वो जब वो अंडे देता है तो वो फल के अंदर छेद करके या तने के अंदर छेद करके अंडे देता है। अंदर फिर उसके प्यूपा बनता है, लार्वा बनता है, और फिर जाके वो पूरा कीड़ा बनता है। ठीक है, उसको पिंक बॉलवर्म कहते हैं, पिंकिश कलर का होता है। तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले जो उसका जो ऊपर का जो कीट है ना, जिससे वो आता है, हमें उसको कंट्रोल करना होता है। तो उसके लिए हम अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, हम जैविक में जब आप देखेंगे ना, आपके साथ नीम ऑयल ही है, नीम ऑयल बेस्ट है, सबसे बेस्ट, पर वो रेपेलेंट का काम करता है, किलिंग का काम नहीं करता। नीम आज तो उससे भाग जाते हैं, बस उससे भाग जाता है। मान लीजिए अगर आपका अटैक बढ़ जाता है, तो उसके बाद जैसे कि आपके ना ये परभक्षी कीट भी होते हैं, जैसे कि मेटाराइजा मेनिसोप्ली हो गया, बवेरिया बेसियाना होगा, ट्राइकोडर्मा तो आपका ना सॉइल बोर्न फंगस के लिए, ट्राइकोडर्मा विरिडी सॉइल बोर्न फंगस पे काम करता है। सूडोमोनास आपका जो आपका कॉलर रोट आता है ना, कॉलर रोट से ऊपर जितने भी फंगस हैं, सूडोमोनास उसको कम कर देता है। बहुत तरीके के फंगस हैं। ऐसे सर सुनने में आया कि वो कहते हैं जब हम केमिकल दवाई का यूज़ करते हैं, जो मित्र कीट है और वो फंगस उसको कीड़ मर जाते हैं। देखिए, जब हम केमिकल यूज़ करते हैं तो हमारे मित्र कीट मर जाते हैं। आपने देखा होगा, जब गेहूं की फसल होती है ना, उस पर एक चेपा कहते हैं, चेपा बहुत आता है। आपने देखा होगा, एक लाल रेड बीटल बोलते हैं, रेड बीटल माहू है, एफिड है ना, एक रेड बीटल होती है। एक तो वो अलग रंग होता है, जो हम गाँव पास भी बोलते थे, वो अलग है। एक जिसके ऊपर स्पॉट होता है, वो हमारा मित्र कीट है, वो सारे चेपे को खा जाता है। हम लोग क्या करते हैं, गेहूं में ना उस चेपे को देखते दवाई मार देते, ये नहीं देखते कि अगर उसको 2 दिन भी छोड़ देंगे ना, तो 2 दिन छोड़ते ही इतनी मिलीबग वो वहाँ पे भी आ जाएंगे। मिलीबग नहीं, उसको रेड बीटल बोलते हैं, वो खा जाते हैं। इतनी आ जाएंगे, वो सारे चेपे को खा जाएंगे। पर क्या होता है, जब वो उस पर केमिकल का स्प्रे करते हैं, वो चेपा तो बाद में मरेगा क्योंकि बहुत छोटा है, क्योंकि कोने तक स्प्रे जाना चाहिए। वो रेड बीटल पहले मर जाता है। तो मित्र कीट जो है वो सबसे पहले मरता है। तो और खेती के अंदर ना कहते हैं, देखिए 2 तरीके के से जानवरों में भी कहते हैं, कुछ घास खाते हैं, कुछ मांस खाते हैं। तो खेती में जो ये मांसाहारी जो कीट होते हैं ना, ये हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, पर ये सबसे पहले मर जाते हैं। इनको इन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप नहीं की ना। बाकी जो कीट हैं, जो हर्बीवोरस कीट हैं, जो पौधे को या इसको पौधे को प्लांट को खाते हैं, वो रेजिस्टेंस डेवलप कर जाते हैं। पहले जो शूट बोल रहा है, स्टेम बोल रहा है, क्या है सर, केमिकल खेती में लोगों को पता नहीं है, रिपीट करते हैं। पहले एक कोरोजन के स्प्रे में पूरी क्रॉप निकल जाती है। गन्ने में लोग आज 4-4, 5-5 स्प्रे कर रहे हैं। ठीक है, तो लोगों को केमिकल फार्मिंग का भी नहीं पता, यही नहीं पता उनको। पौधा देख रहे हैं, अब क्या है, आप एक तरह की खेती कर रहे हैं, प्लांट जो है स्पेसिफिक न्यूट्रिशन उठा रहा है, अब वो पौधा उसकी डेफिशिएंसी दिखाता है, लोग देखते नहीं है, उसमें यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं। आजकल लोग इस पे आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास एनपीके पे लगे हुए। एनपीके डालते ही ग्रोथ हो जाती है। देखिए, ग्रोथ सही नहीं हो जाती, वो प्लांट गया ना, वो झटका मानता है। वो उनको लगता है ना, जो उनको लगता है हो गया। नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट जब होती है, जब प्लांट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लेता है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन तब चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि पूरी उसने अपनी हाइट ग्रो कर ली, फिर भी यूरिया डाल दिया, तो उसमें क्या होता है ना, उसकी पैदावार घटती है, क्योंकि वो अपना फ्रूटिंग पे नहीं जाता, वो फिर अपने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पे जाता है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो तो वो काम करेगा। तो किसानों को ना केमिकल फार्मिंग में ये नहीं पता कि उनको क्या डालना क्या नहीं डालना। तो सर आप ये सप्लीमेंट्स तो अच्छी चीज़ है। देखिए, वो तो सप्लीमेंट्स क्या होता है, वो तो आपको ये है कि आपका कमी पूरी करने के लिए, जैसे नॉन वेज नहीं खाते तो आपका प्रोटीन सोर्स कम होता है, आपने प्रोटीन ले लिया,
तो वहाँ मैंने देखा कि जो आपकी हेल्थ है ना वो आपकी किचन से शुरू होती है। और किचन आपका कहाँ, आपके फार्म से आता है। फार्म जाता है, फार्म पे होकर सब केमिकल है। सब केमिकल है। तो मैंने अपना किचन गार्डन वहाँ पे शुरू किया, अपने फार्म में थोड़े करीबन आधा एकड़ में किचन गार्डन शुरू किया। देखा वहाँ बहुत अच्छा था और टेस्ट मैंने देखा कि मार्केट से तो बहुत अच्छा टेस्ट है, फर्क है। फिर हमारी फैमिली ओन लैंड है यहाँ पे 30 एकड़ के आसपास, तो हमने सोचा भाई क्यों कुछ नया शुरू करते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की, धीरे धीरे शुरू की, लोग जुड़ने लगे। आज हमारा एक अच्छा कस्टमर बेस है। पिछले 2 साल से हम 30 एकड़ में जो भी उगा रहे हैं डायरेक्ट अपने कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं। लॉकडाउन के अंदर करीबन 5 लाख लोगों को हमने सब्जियां खिलाई, बहुत बड़ा, वो भी प्योर ऑर्गेनिक है, प्योर ऑर्गेनिक खिलाई, वो भी लॉकडाउन के अंदर। और उससे खाने से फायदे भी होगा, फायदा हुआ लोगों को भी फायदा हुआ। लोगों ने खाया तो उनको ये पता चला कि बाजार से कितना डिफरेंट। 3 सीटियाँ 5 सीटियाँ लगाते हैं जब वो गलते हैं, हमारा एक सीटियों में गल जाता है। बहुत फ़र्क था खाने में, तो लोगों ने ये महसूस किया क्योंकि उनको पता तो है नहीं ऑर्गेनिक होता क्या है, पता नहीं ना। पर ऑर्गेनिक देखिए कोई भी नहीं बता सकता, लैब के अलावा कोई नहीं बता सकता। मान लीजिए मैं ऑर्गेनिक सप्लायर हूँ, मैंने आज आपको दे दिया, आपने लैब टेस्ट करा लिया, कल मैं आपको नॉन ऑर्गेनिक दे दूँ, आपको क्या पता? क्या बताऊँ तो उसका टेस्ट, उसका शेल्फ लाइफ, उसका एरोमा, ठीक है, उसका बनने का समय, ये ऐसे कुछ पैरामीटर हैं जिससे हर आदमी ये पता लगा सकता है कि जैविक है केमिकल। और अभी हमारे पास पपीता है और हम स्टीविया पे काम कर रहे हैं, और कुछ हमारी एरोमेटिक प्लांट जिसको कहते हैं, जैसे जर्मन कैमोमाइल हो गया, जेरेनियम हो गया, इस पे हम काम कर रहे हैं। दूसरा भी हम ड्रैगन फ्रूट करने जा रहे हैं, और हम करीबन 10 तरीके के फल और अपने खेतों में करने जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड रहती है कि सर हमें फ्रूट्स भी चाहिए। फ्रूट में आपके यहाँ आड़ू है? कोशिश करेंगे सर। आड़ू है यहाँ पे, आड़ू जाएंगे। प्रभात और सरबती आड़ू प्लेन्स के लिए, गर्म घाटी के लिए। वो अभी एक बार हमने देखना पड़ेगा ना कि हमारी जो हमारे कस्टमर की डिमांड है, उसके हिसाब से तो वो मॉडल जो है हम उस हिसाब से बनाते हैं। ऐसा नहीं है, हम एक एकड़ को डिज़ाइन करते हैं। फील्ड नंबर 1 को हम डिज़ाइन करते हैं, लास्ट ईयर उसके अंदर हमने क्या बोया था, उससे पिछले साल उसके अंदर क्या था। तो क्रॉप रोटेशन पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस होता है, तो हम क्रॉप्स को रोटेट करते हैं, फील्ड को रोटेट करते हैं, फार्म को रोटेट करते हैं। अब हमने आलू भी अपना लगाया हुआ है, पिछली बार हमारे पास आलू नहीं था, अपना प्याज नहीं था, जो कि मेन कंजम्पशन है लोगों की, तो आलू भी अब की बार हमने लगाया है, और प्याज भी हम हाँ। दूसरा हमने देखिए ऑर्गेनिक का कुछ ऐसा नहीं किया कि हम लोगों को ट्वाइस थ्राइस ऑफ द मार्केट प्राइस चार्ज कर रहे हैं। उनको एक नॉमिनल प्राइस दे रहे हैं, 5 to 10% ऊपर दे रहे हैं केमिकल की। फाइट चल रही है हमारी अगे केमिकल की। हमने मतलब जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मेरा कोई ऐसा वो मोटिव नहीं था कि मैं ट्वाइस पे बेचूँगा, थ्राइस पे बेचूँगा। तो ये केमिकल फार्मिंग जब तक फार्मर ऑर्गेनिक नहीं करेंगे ना, तब तक उसकी ऑर्गेनिक की प्राइस डाउन नहीं आएगी। डाउन नहीं आएगी तो उसमें ब्लैक मार्केटिंग बहुत होगी। लोगों को देखिए क्या है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, क्या नाम है, जो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक सेलर्स हैं जो मेरा नाम लेके मार्केट में देते हैं, मुझे पता है वो सेल कर रहे हैं, पर हम कोई वो ना इंडिया के अंदर इतना कोई लीगल एक्शन आप नहीं ले सकते। दूसरा फिर हमारे पास भी इतना टाइम नहीं कि हम किस से जाके कहाँ कोर्ट केस कर। हम तो कोशिश यही करते हैं, कुछ हमारे पास कस्टमर आएगी, सर वो आपके नाम से बेच रहे हैं, मैंने कहा देखो वो अपना जो कर रहा है, आपको अगर चाहिए तो आप यहाँ से ले जाओ। हम तो किसी को रोक नहीं सकते ना, कौन कहाँ हमारा नाम ले रहा है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं। तो सर आप इसमें खाद का कौन सा प्रयोग करते हो? खाद में मैंने आपको बताया बायोगैस स्लरी डालते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, हमारे गांव का सर्वे हुआ था तो हमारे गांव का ऑर्गेनिक कंटेंट 0.2 आया, 0.2 आया, 0.2। और हमारे खुद के फार्म का हम हर साल कराते रहते हैं, तो हमारे फार्म का खुद 0.9 ऑर्गेनिक कंटेंट है। तो बायोगैस स्लरी से हम इतना, दूसरा ऐसा नहीं है कि देखिए जैसे डीएपी डालते हैं, डीएपी का कैल्शियम नाइट्रेट खाद हो गया, अलग अलग उससे हम अलग अलग वो डालते हैं ना। जैसे डीएपी के लिए फास्फोरस के लिए रॉक फॉस्फेट आता है, जैविक में वो डालते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका नाइट्रोजन के लिए हम एनिमल यूरिन यूज़ कर लेते हैं, एजिटोबैक्टर हो गया, एसिटोबैक्टर हो गया, और फिर वो डिकम्पोजर भी डालते हैं। और ये अमृत घना मिर्ची अमृत ये भी देखिए हमारे पास अब देसी गाय तो है। हाँ देसी गाय नहीं ना, वो ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा इफेक्टिव है। अब बताइए देखिए देसी गाय इतना यूरिन 30 एकड़ के लिए यूरिन कहाँ ढूंढते हैं, कहाँ से लाओगे यार? नहीं अब देखिए एक पशुपालन बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग है, वो तो बहुत उसमें बहुत मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम है। दूसरा ये वो और भी ज़्यादा पेरिशेबल है। दूध का काम, दूध का मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट और भी पेरिशेबल है, उसके लिए आपको बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आदमी भी चाहिए, वो आदमी भी चाहिए, मैन पावर भी चाहिए। अब आजकल लोग गोबर को हाथ लगा के खुश ना, वो डरते हैं, वो गोबर आ गया वो मेंटली चेंज होगी। देखिए उसको भी हम यूज़ करेंगे, अभी टाइम लगेगा।